अब बात करते हैं इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म यानी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की। किस तरह ये दोनों ही समाज में इनइक्वालिटी पैदा करते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं गहराई से कि भगत सिंह ने कैसे इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म को गुलामी और गरीबी की जड़ बताया और फार्मर्स और वर्कर्स के लिए क्या कहा। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां वेल्थ और रिसोर्सेज कुछ गिनी चुनी कंपनीज या लोगों के पास केंद्रित हो जाते हैं। इससे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ती है क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं होता। इस सिस्टम में अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन और रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है। गरीब लोगों को अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इस इनइक्वालिटी से पॉवर्टी बढ़ती है क्योंकि गरीब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ और बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए भगत सिंह ने 2 फरवरी 1931 को लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में कहा था कि भारत सरकार का प्रमुख अगर लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन की जगह सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास या सर तेज बहादुर सप्रू हो जाए तो इससे एक किसान और एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। भारतीय श्रमिकों को भारत में साम्राज्यवादियों और उनके मददगार को हटाकर जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार है यानी पूंजीवाद जिसकी जड़ें शोषण पर आधारित है, उनको आगे आना होगा। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं सहना चाहते। भारतीय पूंजीपति भारतीय लोगों को धोखा देकर विदेशी पूंजीपतियों के साथ विश्वासघात की कीमत के साथ सरकार में कुछ हिस्से प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण मेहनतकश की तमाम आशाएं अब सब भेदभाव खत्म करने में सहायक साबित हो सकती है। आगे भगत सिंह कहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों के आय के साधन पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति या अंग्रेज या सर्वथा भारतीय ही हो, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके अलावा भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में भी बड़े दुख और निराशा के साथ बताया कि कैसे एक पूंजीवादी व्यवस्था लोगों के दुख और गरीबी का कारण बन रही है। उन्होंने लिखा कि गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में भूखे मरते लाखों लोग पूंजीवादी राक्षसों के द्वारा अपना रक्त चूसे जाने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक देखते हैं। ये जो शोषित मजदूर है, इनकी जो मानवीय ऊर्जा है जो उनके जीवन में बेहतर सुधार ला सकती थी, वो बेकार खर्च हो रही है। भगत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जब अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है तो ये पूंजीपति उसे जरूरतमंद लोगों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंकना सही समझते हैं। इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि भगत सिंह कितने चिंतित थे इन समस्याओं के लिए। उनके लिए ये सिर्फ सामाजिक या आर्थिक मुद्दे नहीं थे बल्कि मानवता के खिलाफ एक बड़ी अन्याय प्रक्रिया थी। उन्होंने चाहा कि आम इंसान जागरूक हो और इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो। उन्होंने इसी लेख में लिखा है कि जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आजादी के युग का शुभारंभ होगा, जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार फेंकने और समाज में स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इसके अलावा भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में भी कहा था कि बहुत से ईमानदार नौजवान सारी जिंदगी गरीबों में अनाज बांटकर या बीमारों की सेवा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये अच्छे और आत्मत्यागी लोग हैं, लेकिन वे लोग ये समझ पाने में असमर्थ है कि भारत में भूख और बीमारी की समस्या को खैरात के माध्यम से बांटकर उसको हल नहीं किया जा सकता। और फिर ड्रीमलैंड की भूमिका में भी भगत सिंह ने लिखा है कि भविष्य के समाज में यानी कम्युनिस्ट समाज में जिसे हम बनाना चाहते हैं, हम धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित नहीं करने जा रहे हैं। उस समाज में न तो कोई जरूरतमंद होंगे, न गरीब होंगे और न ही कोई दान देने वाले। भगत सिंह के ये विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनका सपना था एक ऐसे समाज का जहां गरीबी और बीमारी का समाधान एक मजबूत और स्थायी यानी परमानेंट व्यवस्था के थ्रू हो, सिर्फ
फ्री अनाज बांटने भर से काम नहीं चलने वाला। उनकी सोच हमें एक जस्ट और प्रोग्रेसिव समाज की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।